अब करना है फोकस। ठीक है, वीकेंड वाली क्लास में आप लोग कंफ्यूज हो गए थे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हाँ, कल वाली क्लास में आप कंफ्यूज हो गए थे। सर कहाँ है? अच्छा, आज मैंने एक टॉपिक ना खत्म करवाना है, तो आप लोग फोकस करेंगे ताकि हम खत्म कर सकें। ठीक है, तो एक टॉपिक है जो आज की ही क्लास में हमने खत्म करना है। ठीक है, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम ऑफ three non-parallel equilibrium of three non-parallel forces which are acting in different मुझे अब आवाज ना है बच्चों, आवाज ना है बच्चों, आवाज नहीं। इक्विलिब्रियम ऑफ थ्री फोर्सेस एक्टिंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस या थ्री नॉन पैरेलल फोर्सेस। हसन, कल से जो बच्चा लेट आएगा मैं अलाउ नहीं करूंगा बेटा, कल से जो बच्चा लेट होगा वो अलाउ नहीं होगा। अच्छा, इक्विलिब्रियम ऑफ थ्री नॉन पैरेलल फोर्सेस व्हिच आर रिकॉर्डिंग लगा दिए, व्हिच आर एक्टिंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस। अच्छा, अब इसका अगर हमने इक्विलिब्रियम अंडरस्टैंड करना है तो सबसे पहले इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं जिससे बात समझ आ जाएगी। पहले नंबर पे हम देखेंगे कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट ऑफ नेट मोमेंट। अच्छा, अगर मैं इसका रूल आपको लिखवाऊंगा तो आपके ऊपर से जाएगा, एग्जांपल देके करेंगे तो समझ आ जाएगा। इसकी एक एग्जांपल लिखते हैं। देखें, फर्ज करें हमने दो बॉक्सेस को कोई बच्चा अगर बात करेगा मैं निकाल दूंगा। वर्कशीट नहीं है आपके पास? चलो मैं आपको दे दूंगा, जाते हुए देते हैं। आई एम रिकॉर्डिंग, लेकिन क्लास फिर भी लेंगे। हाँ, अच्छा बच्चों, अब बोर्ड पे करो फोकस। ये है रूफ, और इसके साथ आपने एक बॉक्स को हैंग किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ टू रोप्स। यही ड्राइंग दोबारा बना दी, फिर से रूफ, और यहां पे भी आपने बॉक्स को हैंग किया हुआ है। अच्छा, मैंने हेडिंग क्या दी है? कॉन्सेप्ट ऑफ नेट मोमेंट। तो मैं नेट मोमेंट का कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, बट ओनली फॉर थ्री फोर्सेस व्हिच आर नॉन पैरेलल। तीन फोर्सेस हैं, नॉन पैरेलल हैं, डिफरेंट डायरेक्शन में हैं, उनका नेट मोमेंट होगा या नहीं होगा वो कॉन्सेप्ट हमने सीखना है। यहां पे एक रोप यहां पे बना दो, जल्दी से बना दो, और दूसरी रोप बना दो यहां पे, और वेट जो ऑब्जेक्ट है वो बना दो यहां पे। अच्छा, अब आपने ये करना है कि इसको कह दें अ बॉक्स, और इसको कह दें फिगर 1, और इसको कह दें रोप 1, इसको कह दें रोप 2। अच्छा, रोप 1 के अंदर टेंशन, इसको कह दें T1। रोप 2 के अंदर टेंशन, इसको कह दें TT। ठीक, कॉपी कर दें, फिर आगे चलते हैं। इधर आके आपने दोबारा ये सारा कुछ बनाना है, लेकिन जिस तरह मैं बनाऊंगा उस तरह। एक रोप यहां पे, एक रोप यहां पे, और उसके बाद इस बॉक्स का वेट सेंटर पे, और फिर आपने इसकी भी करनी है लेबलिंग। ये हो गया रोप 1, ये हो गया रोप 2, और रोप 1 के अंदर टेंशन T1, रोप 2 के अंदर टेंशन T2, और इसको भी कह दो अ बॉक्स, और इसको कह दो फिगर 2। सो फिगर 1 एंड फिगर 2। अब हम इसमें दो चीजें सीखेंगे। एक तो आपका क्वेश्चन होगा कॉमन सेंस का, और फिर उस कॉमन सेंस के क्वेश्चन को यूज करके थोड़ी सी फिजिक्स सीखेंगे। आप मुझे ये बताओ, फिगर 1 और फिगर 2 में से कौन सा बॉक्स रोटेट करने के चांसेस हैं?
अगर कोई एक बॉक्स रोटेट करेगा इट विल बी फिगर 1 और फिगर 2, फिगर 2। सो इट्स ऑब्वियस कि ये बॉक्स रोटेट करेगा एंड इट्स ऑब्वियस कि ये बॉक्स रोटेट मतलब हमें ऐसे लग रहा है कि रोटेट नहीं करेगा। सो आउट ऑफ बॉक्स 1, बेटा आप अपनी कॉमन सेंस यूज करें, मैं जो कह रहा हूं उसको ना फॉलो करो। आपको क्या लग रहा है अगर दोनों बॉक्सेस में से कोई एक बॉक्स रोटेट करता है तो ज्यादा रोटेट करने के चांसेस बॉक्स 1 के हैं या बॉक्स 2 के हैं? बेटा बात सुनो, अपनी कॉमन सेंस यूज करके मेरे साथ डिस्कशन पे नहीं जाना, पहले ये करो फिगर 1 फिगर 2। देखो आपने डेली लाइफ में चीजें ऑब्जर्व की हुई, हंसना शसना छोड़ो, बात पे फोकस करो। यहां पे देखो फिर वहां पे देखो, अच्छी तरह ऑब्जर्व करो। इस बॉक्स और उस बॉक्स में से रोटेट करने के चांसेस किसके ज्यादा है? उस वाले के ज्यादा है। अब समझना ये है कि फिजिक्स का कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसकी बेसिस पे उसके रोटेट करने के चांसेस ज्यादा है। बना लिया यहां तक? अब पहली चीज जो आपने लिखनी है, लिखो which of the two boxes, which of the two boxes has more chances, has more chances of rotation। अच्छा, अब हमारी कॉमन सेंस यही कहती है कि अगर हम रोप्स को यूं अटैच करते हैं तो इक्विलिब्रियम या स्टेबिलिटी इज पॉसिबल, लेकिन अगर हम रोप्स को यूं अटैच करते हैं तो स्टेबिलिटी इज नॉट पॉसिबल। आपका क्या ख्याल है, ये बॉक्स जो है ये रोटेट करेगा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? यहां पे तो नहीं रुकेगा, तो कैसे कैसे गिरेगा? ये बॉक्स अगर गिरेगा तो कैसे गिरेगा? फर्ज करें यूं था ना, तो ये रोटेट करेगा ऐसे। ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा कि द बॉक्स इन फिगर 2, the box in figure 2 has more chances, has more chances of rotation। अब इससे हमने फिजिक्स का रूल क्या सीखना है? फिजिक्स का जो हमने रूल सीखना है वो ये है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे यू हैव थ्री फोर्सेस एंड दोस थ्री फोर्सेस आर नॉन पैरेलल, दे आर इन डिफरेंट डायरेक्शंस, तो रोटेशन होगी या नहीं होगी, इट डिपेंड्स ऑन द इंटरसेक्शन ऑफ फोर्सेस। अब यहां पे रोटेशन क्यों नहीं हो रही? फर्ज करें अगर हम इन फोर्सेस को एक्सटेंड करते हैं, आप बोर्ड पे देखते रहे, मैंने mg को एक्सटेंड कर दिया, mg की लाइन को एक्सटेंड कर दिया, आप साथ एक्सटेंड करते भी जाएं, mg की लाइन को एक्सटेंड कर दिया, T1 की लाइन को भी एक्सटेंड कर दिया। डू यू बिलीव दे आर इंटरसेक्टिंग? कर रहे हैं ना इंटरसेक्ट? अच्छा, अब आपने ऑन पर्पस तीसरी फोर्स को इस तरह एक्सटेंड करना है। फर्ज करें आपकी तीसरी फोर्स यहां से पास नहीं कर रही, तो भी आपने यहां से पास करनी है, लाइन थोड़ी इधर उधर कर लेना। सो आपने इंश्योर करना है, क्योंकि इसके नोट्स लिखेंगे ना, ये मैंने कर दिया T1, ठीक है, मेरी लाइन भी टेढ़ी हो गई है, ये T1, ये mg, और T2 जो है उसकी भी लाइन आप एक्सटेंड करेंगे और यहीं से पास करेंगे। ये बना दो फिर आगे चलते हैं, जल्दी बना दो। बना दिया? अच्छा, अब रूल, जहां पे भी थ्री फोर्सेस हैं और वो नॉन पैरेलल हैं, डिफरेंट डायरेक्शंस में हैं, अगर उनका कॉमन इंटरसेक्शन होगा, कॉमन इंटरसेक्शन का मतलब ऑल ऑफ देम आर इंटरसेक्टिंग एट द सेम पॉइंट। डू यू बिलीव दे आर इंटरसेक्टिंग एट सेम पॉइंट? मेरी ड्राइंग के अंदर जब तीन फोर्सेस का कॉमन इंटरसेक्शन होगा तो रोटेशन नहीं होगी। जब भी तीन फोर्सेस का कॉमन इंटरसेक्शन होगा तो रोटेशन नहीं होगी। यहां पे आ जाओ, यहां पे T1 और T2 कहां पे कर रहे हैं इंटरसेक्ट? बना दो इस तरह, T1 और T2 के इंटरसेक्शन को आप कह दें P। क्या mg की लाइन P में से पास थ्रू कर रही है या नहीं कर रही? mg की लाइन P में से पास थ्रू नहीं कर रही। अब फिजिक्स का प्रिंसिपल, इफ यू हैव थ्री फोर्सेस, दिस रूल इज ओनली फॉर थ्री नॉन पैरेलल फोर्सेस। ये हर जगह पे नहीं लगाना, ये रूल टू फोर्सेस पे अप्लाई नहीं होगा, ये रूल टू फोर्सेस पे अप्लाई नहीं होगा, ये रूल थ्री पैरेलल फोर्सेस पे भी अप्लाई नहीं होगा, ये रूल फोर फोर्सेस पे भी अप्लाई नहीं होगा। दिस रूल इज ओनली फॉर थ्री फोर्सेस व्हिच आर इन different directions. If they have a common intersection, then their net moment will be zero. If they do not have a common intersection, then the net moment will not be zero. अब इसकी वजह क्या होती है? वजह मैं बता दूं फिर लिखवाता हूं। आप मुझे बताएं इस पॉइंट P के अबाउट T1 का मोमेंट क्या होगा, सोच के बताना है। What is the moment of T1? सबने बताना है और सोचना है। What is moment of T1 about point P? फर्ज करें P को ले लिया पिवट,
P को पिवट लेके P के अबाउट T1 का मोमेंट क्या होगा, जल्दी से बताओ। 0 होगा, वजह T1 इज पासिंग थ्रू P। अच्छा, P के अबाउट T2 का मोमेंट क्या होगा, P के अबाउट T2 का मोमेंट भी क्या होगा, 0। अच्छा, अब मुझे बताओ mg जो है वो P के अबाउट मोमेंट जनरेट करेगा या नहीं करेगा, करेगा, क्यों, वो उसमें से पास नहीं कर रहा। तो mg का जो मोमेंट होगा P के ऊपर वो बन जाएगा नेट मोमेंट, क्यों, mg is the only force which will cause moment about P. When you have three forces and two of them have a common intersection, the third force, if it is not passing through that intersection, तो वो रोटेशन कॉज करेगी। T1 और T2 के इंटरसेक्शन पे mg का जो मोमेंट होगा वो क्या बन जाएगा, नेट मोमेंट, क्योंकि T1 और T2 अपने इंटरसेक्शन पे रोटेशन कॉज नहीं करेंगे। जहां पे T1 और T2 का इंटरसेक्शन होगा वहां पे ना तो T1 रोटेशन कॉज करेगा ना T2 रोटेशन कॉज करेगा। तो जो mg की रोटेशन होगी, अब ये बताओ इस पॉइंट P पे mg के अलावा कोई और फोर्स रोटेशन कॉज करेगी, नहीं ना। तो mg की जो रोटेशन है वो नेट रोटेशन बन जाएगी। दैट्स व्हाई mg क्या करेगा, रोटेशन कॉज करेगा। वहां पे जाते हैं, इस पॉइंट के ऊपर कोई भी फोर्स रोटेशन कॉज करेगी या नहीं करेगी, क्यों, क्योंकि तीनों, अब रूल समझ आ गया। अब ये रूल हमने यहाँ पे लिखना है। अब रूल क्या है, इफ यू हैव थ्री फोर्सेस व्हिच आर एक्टिंग इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, देन फॉर द नेट मोमेंट टू बी जीरो अ कॉमन इंटरसेक्शन इज कंपल्सरी, अ कॉमन इंटरसेक्शन इज कंपल्सरी, अदरवाइज यू विल गेट रोटेशन। ठीक, और ये हर जगह पे अप्लाई होगा। रूल लिख लेते हैं, if there are if there are three forces, अच्छा अब ये बात इंपॉर्टेंट है, दिस रूल इज ओनली फॉर हसन, ओनली फॉर थ्री फोर्सेस। 4 पे अप्लाई नहीं करना, 2 पे भी अप्लाई नहीं करना, किस पे अप्लाई करना है, थ्री फोर्सेस पे। इफ देयर आर थ्री फोर्सेस which which are parallel या non parallel, which are non parallel acting in different directions, if you have three forces which are non parallel, then for the net moment, अच्छा बात सिर्फ मोमेंट की हो रही है, नेट फोर्स की नहीं हो रही, समझ आ रही है बात। तो आपने भी बात सिर्फ किसकी करनी है, नेट मोमेंट की, इसमें फोर्स का कोई रोल नहीं था। अच्छा, देन फॉर द नेट मोमेंट, टू बी जीरो। अच्छा, आपने एक चीज ऑब्जर्व की है, ऑनलाइन क्लास में और फिजिकल क्लास में समझ का लेवल डिफरेंट हो जाता है। ऑनलाइन में अगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट हो तो वो कंफ्यूजिंग हो जाता है, यहाँ पे फिजिकल में आ जाता है समझ। अच्छा, नॉन पैरेलल, then for the net moment to be zero, they must have dash। आसान क्या लिखेंगे इस डैश पे, अब मुड़ के उधर नहीं देखना, डैश पे क्या लिखेंगे जल्दी बताओ, देख लिया ना, मुड़ जाओ थोड़े, यहाँ पे आ जाओ, पीछे नहीं मुड़ना। हाँ जी अहमद, they must have what, they must have क्या लिखेंगे, they must have a common point, हाँ common point of intersection। अच्छा, अब एग्जामिनर इस कॉन्सेप्ट को पेपर में चेक कैसे करेगा, इसके मैं कुछ सिंपल एग्जांपल पास पेपर से करवा देता हूँ। आइडिया समझ आ गया। अच्छा, अब मैं पूछता हूँ, मुझे जल्दी से बताना है यहाँ पे रोटेशन क्यों नहीं होगी, बिकॉज ऑल द थ्री फोर्सेस हैव अ कॉमन इंटरसेक्शन। यहाँ पे रोटेशन क्यों होगी, क्योंकि द थ्री फोर्सेस डू नॉट हैव अ कॉमन इंटरसेक्शन। अगर मैं कहूँ इस रोटेशन को, अगर मैं कहूँ इस रोटेशन को एक्सप्लेन करो यूजिंग द इंटरसेक्शन ऑफ T1 एंड T2, टेकिंग, ये सुन लो, टेकिंग P एज द पिवट, एक्सप्लेन द रोटेशन, तो क्या कहोगे, इफ P is taken as pivot then T1 and T2 have no moment and the moment of mg is the net moment, that's why it is rotating anti-clockwise। बात क्लियर। अच्छा, अब लिखो एग्जांपल्स फ्रॉम पास्ट पेपर्स। इसके क्वेश्चन एग्जामिनर कैसे पूछेगा, क्या चीज वो हो रही है। अच्छा बच्चों, एग्जांपल्स फ्रॉम पास्ट पेपर्स, पास्ट पेपर के मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं आपको इस कॉन्सेप्ट पे, वो आपने खुद करने। एग्जांपल्स फ्रॉम पास्ट पेपर्स, पहली एग्जांपल नंबर 1, एक क्वेश्चन है, उसमें
एग्जामिनर ने एक वॉल के ऊपर एक रॉड को बैलेंस किया हुआ है, या यूं समझो कि बैलेंस करने की ट्राई की हुई है। दिस इज अ वॉल, और इस वॉल के ऊपर एग्जामिनर ने एक रॉड को या एक रूलर को या किसी भी ऑब्जेक्ट को इस तरह से बैलेंस करने की कोशिश की हुई है। कैसे? उसने यहां पे अप्लाई किया हुआ है एक नेल या फिर पिवेट या फिर हिंज। इसको आप कहते हैं इट्स अ हिंज, और पिवेट इसको पी कहते हैं। बेटा हिंज या पिवेट क्या चीज? हाँ हाँ दिया हुआ है, तो क्लास में भी तो करवा सकता हूँ ना, अब उसकी एग्जांपल समझानी है। हाँ बच्चों कर दिया। अच्छा, अब ये हो गया पिवेट, यहां पे आपने एक रस्सा बांध दिया सो दैट इसको आप होल्ड कर सके। बना दो जल्दी से, यहां पे एक रोप बना दो, और रोप को आपने क्या किया हुआ है? ऊपर से बांधा हुआ है। ठीक, रोप को आपने ऊपर से बांधा हुआ है, जल्दी जल्दी बना दो। बना दिया। अब ये जो ऑब्जेक्ट है इसको आप लेबल कर दो कि दिस इज द ऑब्जेक्ट, इसको आप लेबल कर दो दिस इज द रोप, और बॉल को हमने पहले ही लेबल किया, ये हो गया हिंज। अच्छा, अब इसका वेट हो गया यहां पे mg, और यहां पे रोप के अंदर हो गई टेंशन T। ठीक, अब कुछ क्वेश्चन जिनके आपने आंसर करने, इसके बुलेट्स लिखते। जो पहला बुलेट लिखो, why is it not possible, why is it not possible for mg and T to cancel out each other? इसका एक अच्छा सा आंसर कौन बताएगा? Why is it not possible for T and mg to cancel out each other? अच्छा मैं ऑप्शन देता हूं, सुनते जाओ। ऑप्शन आपने बताना है ठीक या इनकरेक्ट। चलिए जी, पहला ऑप्शन, दे आर नॉट इक्वल। क्यों नहीं? बिकॉज हमें तो पता ही नहीं है। अच्छा, अगर किसी बच्चे ने लिख दिया दे आर नॉट इक्वल तो नंबर कट जाएंगे। यू कैन नॉट राइट दैट, क्योंकि आपको पता ही नहीं है ना। सो दे आर नॉट इक्वल आप नहीं लिख सकते। जो इंफॉर्मेशन आपको नहीं पता वो आप गेस नहीं कर सकते। क्या हम ये बता सकते हैं कि ये इक्वल है या नहीं है? हम नहीं बता सकते, इनकी वैल्यूज हैं ही। सो यू कैन नॉट से दे आर नॉट इक्वल। अच्छा, दूसरा ऑप्शन, they are not opposite at 180 degrees. For the two forces to cancel out, the forces should be opposite at 180 degrees. बेटा अब इसका आंसर क्या होगा? T and mg cannot cancel out because they are not opposite at 180 degrees. क्या आंसर होगा? They are not opposite at 180 degrees. रूल क्या होता है? कोई भी दो फोर्सेस कैंसल आउट तब करेंगी जब उनका एंगल क्या होगा? आप ये बताएं, इनमें से किसका रिजल्टेंट जीरो हो सकता है, किसका नहीं हो सकता? हाँ जी बच्चों बताओ। F1 F2 F3 F4। अच्छा, अब इसकी रीजन क्या बताएंगे? रीजन ये बताएंगे, टू फोर्सेस कैन कैंसल आउट इफ देयर एंगल इज 180। अगर एंगल 180 होगा तो दो फोर्सेस कैंसिल कर सकती हैं। अगर एंगल 180 नहीं होगा तो फिर कैंसिल नहीं कर सकती। तो यहां पे क्या रीजन बताएंगे? देयर एंगल इज नॉट 180। तो आंसर लिखो जरा, लिखो रिजल्टेंट, अच्छी सी वर्डिंग लिखनी है। रिजल्टेंट ऑफ टी and mg, resultant of T and mg cannot be zero since they are not, हसान नॉट के आगे क्या लिखना है जल्दी बताओ? since they are not, हाँ बच्चों, since they are not at 180 डिग्री। आई थिंक तुम्हारी एक क्लास मिस हो गई, चलो अब मैं नहीं पूछता। हाँ जी बच्चों, हो गया, डन। अच्छा, they are not at 180 degrees, so their resultant cannot be zero. अब आगे आ जाओ, लिखो the object is in equilibrium. The object is in equilibrium as there is a third force. बेटा अगला पॉइंट लिखो, the object is in equilibrium
अच्छा वो कह रहे हैं कि टी और एम जी बैलेंस नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्ट फिर भी इक्विलिब्रियम में, क्यों? देयर इज अ थर्ड फोर्स, द ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम एज अ थर्ड force as a third force F is applied. अच्छा सेंटेंस आगे कंटिन्यू करने से पहले आपकी कॉमन सेंस, यहां पे एक तो हो गया वेट, एक हो गई रोप की फोर्स। आपको ड्राइंग देख के क्या लग रहा है तीसरी फोर्स कौन लगा सकता है? तीसरी फोर्स हिंज, कौन लगाएगा? हिंज या फिर पिवट। जहां पे आपने नेल अप्लाई किया हुआ है देखें, एक फोर्स लगाएगी रोप, एक फोर्स हो गया वेट। अब तीसरी फोर्स कौन लगा सकता है जहां पे आपने उसको होल्ड किया हुआ है? तीसरी फोर्स हिंज लगाएगा। अच्छा, एफ इज अप्लाइड बाय द हिंज और द पिवट। ठीक, अब आपका काम क्या है? रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट एफ सच दैट, आपने एफ को ना इस तरह से रिप्रेजेंट करना है कि रिप्रेजेंट एफ सच दैट नेट मोमेंट क्या हो जाए? जीरो। तो एफ को इस तरह से रिप्रेजेंट करो कि नेट मोमेंट भी जीरो हो जाए और नेट फोर्स भी जीरो हो जाए, और अपने आंसर को एक्सप्लेन भी करो, यानी कि नेट मोमेंट और नेट फोर्स जीरो क्यों हुई? एक्सप्लेन योर आंसर। अच्छा अब आपने देखना है बोर्ड पे, पहली बात हमने क्या कहा? टी और एम जी कैंसल आउट नहीं कर सकते, इससे तो आप एग्री कर रहे हैं ना? क्यों नहीं कर सकते? टी कहीं और जा रहा है, एम जी कहीं और जा रहा है, 180 पे होंगे तो कैंसल करेंगे। लेकिन ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है, तो तीसरी फोर्स कहां पे लग रही है? पिवट पे। अच्छा अब तीसरी फोर्स जो है, फर्ज करें मैं आपको बताता हूं, आप बताएंगे यस और नो। तीसरी फोर्स फर्ज करें अगर मैं यहां पे बना दूं यस और नो, तीसरी फोर्स मैं यहां पे बना रहा हूं यस और नो, मैं हाथ से बताता हूं, आपने यस या नो बोलना है। तीसरी फोर्स पिवट लगाएगा और मैं तीसरी फोर्स बना रहा हूं इस जगह पे, यस और नो? क्यों नो? वजह बताओ। because if there are three forces and they are in different directions, they must have a common intersection, otherwise you will get the rotation. मैं repeat करता हूं, if you have three forces, 1 2 3, if you have three forces and they are in different directions, ये इधर और तीसरी फोर्स कहीं और डायरेक्शन में, अगर तीन फोर्सेस हैं और डिफरेंट डायरेक्शन में हैं तो उनका कॉमन इंटरसेक्शन क्या होगा? कंपल्सरी होगा। अब आप मुझे ये बताएं, जहां पे हसान सामने, जहां पे टी का और एम जी का इंटरसेक्शन होगा, जहां पे टी का और एम जी का इंटरसेक्शन होगा, तीसरी फोर्स को वहां से पास करना पड़ेगा। अगर वहां से पास नहीं करेगी तो रोटेशन कॉज करेगी। जहां पे टी और एम जी का होगा इंटरसेक्शन, तीसरी फोर्स को भी वहां से पास करना है, अदरवाइज उस पॉइंट पे क्या होगा? रोटेशन कॉज होगा। अब पहला काम क्या करेंगे? टी और एम जी का इंटरसेक्शन बनाओ, एक्सटेंड करो। शाबाश, कर दिया बेटा। टी का और एम जी का इंटरसेक्शन मार्क करो। क्या क्वेश्चन है आपका? बेटा रोटेशन उस पॉइंट पे होगी जहां पे इंटरसेक्शन होगा। सो बेसिकली अगर आपके पास तीन फोर्सेस हैं और वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में है, तो आपने इंश्योर करना है कि दे हैव अ कॉमन इंटरसेक्शन, अदरवाइज क्या होगा? रोटेशन हो जाएगा। अब हमने क्या किया? टी और एम जी का इंटरसेक्शन। अब क्या रूल हुआ? तीसरी फोर्स को भी यहां से पास करना है। अगर तीसरी फोर्स यहां से पास नहीं करेगी तो इस जगह पे, इस पॉइंट पी पे क्या कॉज करेगी? रोटेशन कॉज करेगी। अब तीसरी फोर्स की जो लाइन बनेगी, लगाएगा कौन? पिवट। लगाएगा कौन? पिवट। अब ये बन गई लाइन। आसान बेटा, आ गई समझ? लाइन यहां पे क्यों बनाई है? क्योंकि फोर्स लगाएगा पिवट। कौन लगाएगा? पिवट। अगर पिवट लगाएगा तो पिवट से तो गुजरेगी, जहां पे बाकी दो का इंटरसेक्शन होगा तीसरी फोर्स भी वहां से गुजरेगी। अच्छा बच्चों, अब इसका एरो किस तरफ होगा? एक सेकंड, अगर कोई बच्चा इसका एरो नीचे की तरफ बना दे तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? मैं रिपीट करता हूं, अगर कोई बच्चा इस फोर्स का एरो नीचे की तरफ बना दे तो बताओ ये इनकरेक्ट क्यों होगा? ये ना बताओ किधर होगा, ये बताओ। अगर फर्ज करें मैं इसका एरो, मैं इसका रॉन्ग आंसर कर रहा हूं, आप बताएंगे रॉन्ग क्यों है? मैंने इसका एरो बना दिया नीचे की तरफ, व्हाट इज द प्रॉब्लम? फर्ज करें अगर मैंने नीचे बना दिया, बताओ। सर वो नहीं, सर एक अच्छा सुन लो, सुन लो, हाँ बताएं। फिर आपके सोचने का मेथड, अब मैं बोलता हूँ अपने बेटा, बीच में ना बोला करो, बीच में ना बोला करो।
अच्छा देखो, मैं बोलता हूँ आप सुन लें बेटा, अच्छी बात है ना, आप लोग आंसर करते हैं, लेकिन जब मैं समझा रहा हूँ उसके बीच में ना बोलो। देखें, आपने फिर यूं सोचना है हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। क्या सोचना है? हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। आपने ये देखना है क्या आपको ऊपर की तरफ कोई कंपोनेंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा। क्या टी का वर्टिकल कंपोनेंट अपवर्ड्स होगा या नहीं होगा? टी का वर्टिकल कंपोनेंट अपवर्ड्स, एम जी का डाउनवर्ड्स। वर्टिकली वी हैव नो प्रॉब्लम। अब मैं दोबारा बताता हूं, जब आपने फोर्सेस बना ली तो एरोज में आपने क्या चीज देखनी है। अगर आपको इक्विलिब्रियम चाहिए तो आपको अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स चाहिए, आपको राइट और लेफ्ट चाहिए। पहले देखते हैं वर्टिकली, टी का वर्टिकल कंपोनेंट किधर होगा? ऊपर। और एम जी का किधर होगा? नीचे। सो ऊपर नीचे मिल गया। अब हॉरिजॉन्टली आ जाओ, टी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेफ्ट पे या राइट पे? टी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेफ्ट पे या राइट पे? टी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेफ्ट पे। इस एफ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेफ्ट पे या राइट पे? लेफ्ट। दोबारा देख लो, टी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेफ्ट या राइट? चलो यूं बताओ, टी का इंपैक्ट लेफ्ट पे या राइट पे? टी का इंपैक्ट अब तो बताओ ना। अच्छा, टी का इंपैक्ट है लेफ्ट पे, टी का इंपैक्ट लेफ्ट पे, और एफ का इंपैक्ट भी किस तरफ है? लेफ्ट पे। बेटा एफ भी लेफ्ट पे है ना, जब दोनों लेफ्ट पे है तो राइट पे कोई फोर्स मिलेगी? नहीं मिलेगी ना। तो अगर हम इस फोर्स का एरो नीचे की तरफ बनाएंगे तो हमें राइट पे कोई फोर्स नहीं मिलेगी। तो क्या करना पड़ेगा? देखे, आपने सोचना क्या है, आपने सोचना है, मुझे पता है तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, तो तुम्हें डांट नहीं रहा था, ठीक है, सिर्फ ये है कि समझाना होता है ना। अच्छा देखो, अपवर्ड्स, अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स, राइट और लेफ्ट। अब टी का जो एरो है, टी का हॉरिजॉन्टल वो किस तरफ है? लेफ्ट पे। तो एफ का हॉरिजॉन्टल किस तरफ होना चाहिए? राइट पे। तो एरो किस तरफ बनाएंगे? अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स? एरो बनाएंगे अपवर्ड्स। तो अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि एफ का एरो उस तरफ क्यों होना चाहिए, तो आप कहेंगे कि अगर एफ का एरो उस तरफ नहीं होगा तो हमें राइट पे फोर्स नहीं मिलेगी। टू गेट अ फोर्स टुवर्ड्स राइट, एफ का एरो किस तरफ होगा? राइट पे होगा। तो ये हो गया वेट, ये हो गई टेंशन, और ये किसकी फोर्स हो गई? हिंज की फोर्स। अब क्लियर? अच्छा अब मैं देता हूं क्वेश्चन नंबर 2, जो आप लोग खुद करेंगे। इस पे अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताओ, आगे समझ आप पूछो। एफ राइट पे, राइट पे, टी लेफ्ट पे। अच्छा बच्चों ये देखो, एक सेकंड बोर्ड पे मुझे बताओ, डाउनवर्ड फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? डाउनवर्ड फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स प्रोवाइड करेगा वेट। अपवर्ड फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? एफ और टी मिलके, एफ और टी मिलके। डाउनवर्ड फोर्स वेट प्रोवाइड करेगा, अपवर्ड फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? टी और एफ मिलके। हॉरिजॉन्टली राइट पे फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? हॉरिजॉन्टली टुवर्ड्स राइट, हॉरिजॉन्टली टुवर्ड्स राइट फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? एफ। और हॉरिजॉन्टली टुवर्ड्स लेफ्ट कौन प्रोवाइड करेगा? टी। सो दिस इज द वे, हर तरफ आपको फोर्स मिलनी चाहिए। अच्छा आप लिखें नंबर 2, नंबर 2 एग्जांपल आप खुद करेंगे। सेकंड एग्जांपल है, अगर आपने सेकंड, बेटा थोड़ा सा रुक जाए ना, सेकंड एग्जांपल कर दी तो आपको समझ आ गया। लिखें जी एग्जांपल नंबर 2, और सबका मैं चेक करूंगा। नंबर 2 बेटा, नंबर 2 में ये हमने आपको दे दिया जी डब्बा। बेटा आपके क्वेश्चन भी आंसर करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा मुझे ये समझाने दो ना। ये बना दिया डब्बा, और इसके ऊपर यहां पे एक रस्सा लगा दिया, ये है रोप 1। रोप 2 मैंने नहीं लगाई, वो आप लगाएंगे, ठीक है। अब देखें, यहां पे हो गया वेट, ये भी बना लो। अब क्वेश्चन क्या है उस पे आते हैं, बोर्ड पे फोकस करो। ये है रोप 2, और इस पॉइंट को कह दो पॉइंट ए, इस पॉइंट को कह दो पॉइंट बी, अच्छा इस पॉइंट को कह दो पॉइंट एक्स। लिखो, attach a rope 1 with point X and to the roof so that the box is in equilibrium. Attach a rope to point X and to the roof so that the box is in equilibrium. क्वेश्चन समझ आ गया? आपने बताना है कि रोप 1 को कहां पे लगाएं इस सिचुएशन में कि बॉक्स किस में आ जाए? इक्विलिब्रियम में आ जाए। बॉक्स ना तो रोटेट करे, बना के दिखाओ ना, आगे चेक करूंगा। Attach rope 1 to point X and to the roof so that net moment is zero। अच्छा मैं इक्विलिब्रियम कहूं या ये दो बातें अलग अलग कहूं? एक ही बात है ना। फर्स्ट करें, अगर मैं कहूं इक्विलिब्रियम और मैं कहूं नेट मोमेंट जीरो, नेट फोर्स जीरो, तो एक ही बात है ना। अब मैं आगे चेक करता हूं, लगाओ जी रस्सा लगाओ। इस रस्सा लगाने के दो नंबर होंगे, सही लग
हाँ जी, आगे समझ। तो अन्य बात देखेंगे या पहले इंटरसेक्शन देखेंगे? इंटरसेक्शन देखेंगे, हाँ जी। तो अब क्या करेंगे? हाँ हसन, बोर्ड पे बनाना है। अच्छा, अब क्या करेंगे? पहली दो फोर्सेस का इंटरसेक्शन, थर्ड को वहीं से गुजारना है। तो ये हो गया, ये हो गया। अब एक्स वाली जो रस्सी है, एक्स वाली रस्सी को यहां से गुजारना पड़ेगा फुट्टा रूलर के साथ। आपने हाथ से नहीं करना, रूलर के साथ करना है। तो रूलर के साथ, अब ये पॉइंट अगर सी है फर्ज करें, या ये पॉइंट पी है, तो एक्स और पी को ज्वाइन करना है। बेटा किसको ज्वाइन करना है? एक्स और पी को, फिर उसको एक्सटेंड करना है। तो एक्स और पी को किया ज्वाइन, और फिर उसी लाइन को ऊपर क्या किया? एक्सटेंड किया। तो रस्सा यहां पे लगेगा तब इक्विलिब्रियम होगा। डन। अच्छा, अब इसका थर्ड क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट होगा। थर्ड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन है जी, बोर्ड पे फोकस करना है अच्छा से, अच्छा सा। अब की बार दो थी वॉल्स, और उन दो वॉल्स के इन बिटवीन, अच्छा अब फर्ज करें किसी बंदे ने घर में कपड़े धोए, ठीक है, कपड़े धो के उसने लटकाने थे। दो दीवारें थी, और वहां पे मैं नहीं था। दो दीवारें थी, वहां पे रॉड लगाया, और रॉड लगा के उस पे रस्सा लगाया। मैं थोड़ा सा बना के दिखाता हूँ। ये दो वॉल्स हो गई, और इन दो वॉल्स के इन बिटवीन यहाँ पे उसके पास एक रॉड था, और ये हो गया रॉड थोड़ा सा चिलचे। इस रॉड पे इस तरफ से उसने लगा दिया रोप, ये हो गया द रोप। अच्छा, रोप में टेंशन हो गई टी, रॉड का वेट हो गया एम जी। हाँ बेटा बना दिया, बात समझ आ गई ना? दो दीवारें, वॉल वन वॉल टू, ये वॉल वन, ये वॉल टू, और ये हो गया द रॉड। और यहां पे आपने इसको किया हुआ पिवेट, यहां पे क्या किया हुआ बेटा? इसको पिवेट। बेटा ये बना दो। अच्छा, pivot is applying a force F, that is the third force, represent F such that the rod is in equilibrium. आपने पिवेट की फोर्स रिप्रेजेंट करनी है, वही क्वेश्चन फिर से। क्वेश्चन अब आ गया समझ? Two forces are tension and weight. The third force that is applied by the pivot, you have to represent that. The pivot applies, आगे करता हूं चेक। The pivot applies a force F such that the pivot applies a force F such that the rod is in equilibrium, represent F। जिस चीज का हो गया मुझे चेक करा दो, याद लिया करो, कुछ नहीं होता, ट्राई किया करो। हाँ जी दिखाओ, सही है। एरो में बात करो, अरे उसको क्या बताओ, हॉरिजॉन्टल सेम है। हमारा एरो किस तरफ है? मेरा एरो किस तरफ बनाया है? दिखाएं कहां पे बनाई है फोर्स? आशीफ बने एरो किस तरफ होगा? अपवर्ड से डाउनवर्ड? एरो अपवर्ड, एरो अपवर्ड से डाउनवर्ड, अपवर्ड। अच्छा बच्चों वेरी गुड। अच्छा बच्चों, अब देखो, टेंशन वेट और तीसरी फोर्स, दिस रूल इज ओनली फॉर थ्री नॉन पैरेलल फोर्सेस। दिस रूल इज ओनली फॉर थ्री नॉन पैरेलल फोर्सेस। अच्छा, फिर एग्जामिनर कहेगा कि इस पिवट की फोर्स फाइंड भी करो। एग्जामिनर फिर कहेगा, ये तो हमने ड्रॉ कर दी ना, फिर एग्जामिनर अगले स्टेप में कहेगा इसको फाइंड करो। फिर फाइंड करने के लिए हम पहले नेट मोमेंट, फिर नेट फोर्सेस, फिर वो सारा काम करेंगे। लेकिन पहला स्टेप क्या होगा? इसको रिप्रेजेंट करना। अब टी की लाइन और एम जी की लाइन को कर दिया एक्सटेंड, बिकॉज दे आर थ्री नॉन पैरेलल फोर्सेस। दे आर थ्री, आसान सामने, दे आर थ्री नॉन पैरेलल फोर्सेस। तो क्या कर दिया? इसको एक्सटेंड कर दिया। तो पिवट से जो फोर्स लगेगी वो कहां पे होगी? वो फोर्स होगी यहां पे। अच्छा, अगर मैं एरो नीचे की तरफ बना दूं तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? एरो अगर, बच्चों ये बताओ,
अगर मैं एरो नीचे की तरफ बना दूं तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? हॉरिजॉन्टल में प्रॉब्लम आ रही है या वर्टिकल में? अगर मैं एरो नीचे की तरफ बनाता हूं तो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल में से कौन सा अनबैलेंस हो जाएगा? नहीं नहीं, ये देखो वेट, बेटा बात सुनो, टेंशन अपवर्ड्स है, वेट डाउनवर्ड्स है, वर्टिकल में मसला नहीं आएगा, किस में मसला आएगा? अगर एरो नीचे बनाएंगे तो ये इधर जा रहा है ना, तो एरो किस तरफ होना चाहिए? एरो शुड बी इस तरफ। अच्छा अब अगर मैं पूछूं और आप जल्दी जल्दी बता दीजिए बेटा, 1 सेकेंड, वर्टिकल बैलेंस कैसे हो रहा है जल्दी से बताओ। वर्टिकल बैलेंस इज बाय downward force of weight, downward force of weight is balanced by the upward force of tension and F। ठीक, horizontal balance कैसे हो रहा है? Horizontal component of T is towards right, horizontal component of F is towards left। बात समझ आ गई? टाइम कितना रह गया है यार, तुम लोग मेरे साथ धोखा करते हो। अभी 4 मिनट्स पड़े, पूरे 4। अच्छा वीकेंड पे हमने इसके पास पेपर करने हैं, मंडे से हम मोशन स्टार्ट करेंगे। लगाई है मोमेंट नहीं है, वर्कशीट एक थी वो लड़का ले गया। अब मैं कल, अच्छा मेरी गाड़ी में पड़ी है, अगर मैं सुने, अगर मैं गेट पे चलूँ आप दे देंगी, मैं गार्ड पे दे दूंगा।